अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। महंगाई आपका मसला, मेरा मसला, हम सब का मसला है। पाकिस्तान की इकॉनमी जिसके ठीक होने के, सेहतमंद होने के ज़ोरदार दावे के साथ हर कोई सियासी पार्टी इक़्तिदार में आती है, इलेक्शन में यही वादा करती है, लेकिन इकॉनमी जो है वो पहले से ज़्यादा बुरी हालत में चली जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, उसकी कीमत आप और हम जैसे लोग देते हैं। इस वक्त भी सारी उम्मीदें हुकूमत की एक तरफ से, सारी की सारी कोशिशें महंगाई ख़त्म करने पर नज़र आती हैं। इकॉनमी और मईशत का ही रोना हम सुनते हैं। इस वक्त भी आपके इल्म में पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका में, IMF की हमारी नई डील्स, इस पर गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ ही वो गंदम का मसला ज़ाहिर है जो कि हर शो में आप उसका जिक्र सुन रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आप जानने की कि प्रॉब्लम है कहाँ और सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। बट पहली स्टोरी इकॉनमी। हमारे साथ बहुत मेहरबानी करके उन्होंने शफ़क़त की डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, पाकिस्तान के मायानाज, पाकिस्तान के क्या दुनिया भर में के मायानाज इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, फ़ाइनेंस को बहुत नज़दीकी जानते हैं, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, बैंक्स का इन्हें तवील तजुर्बा है। और जिस चीज़ को, एक तो होती है इकॉनमी, एक होती है पॉलिटिकल इकॉनमी, यानी बैंक्स या वो मालियाती इदारे जो किसी मुल्क पर ज़रा मेहरबान हो जाएं, उसकी वजह मुआशी या कारोबारी नहीं होती, बाज़ औक़ात उसकी वजह सियासी भी होती है। तो उस तनाजुर में हम कहाँ खड़े हैं और हमारे लिए क्या उम्मीदें हैं, ये सारे सवाल हम करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें फ़ुर्सत निकाल के वक्त दिया। अब रहनुमाई की दरख्वास्त आपसे करूँगा कि आप फरमाइएगा कि आप अपनी यानी जो तजुर्बे के साथ मौजूदा हुकूमत की ये कोशिशें जो IMF के साथ की जा रही हैं, कोई अच्छा पैकेज लेने की, प्रोग्राम लेने की, सऊदीया का वफ़द आया, इन्वेस्टमेंट, कोई आपको लगता है कि अच्छी खबरें आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह देखिए, कोशिश तो हर वक्त ये होती है और हम सब की उम्मीदें ये रहती हैं कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएं। IMF के बारे में पहले मैं जिक्र कर दूं कि मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो आने वाला 3 साल का, जिसे हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर का, वो काफी हद तक बहुत सख्त प्रोग्राम होगा। एक तो हमारे माशी हालात खुद बहुत खराब हैं, बहुत परेशान कुन हैं। दूसरा, IMF इस मर्तबा आपके साथ कोई डील नहीं देगा, इसलिए कि पिछला जो प्रोग्राम था 3 साल का, जो 2019 में हमने आगाज किया था, उसको हमने बहुत बुरी तरह से मिसमैनेज किया। तो IMF जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मसला है। दूसरी तरफ कुछ मेरा अपना ख्याल यह है कि टेबल पे आएंगी। नंबर 1, कोशिश शायद ये हो, अब मैं, आपकी इजाजत हो तो खुल के बात कर लूं? जी जी डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, हो सकता है कि वो ये कहेंगे कि जो आपके बायलैटरल डोनर्स हैं, जिन्होंने आपको बड़े कर्जे दिए हुए हैं, आप उन कोशिश करें कि उनसे कोई स्पेशल इंतजामात पहले मुकम्मल कर लें, ताकि IMF प्रोग्राम जो है उसके कामयाबी के हालात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएं। ये इशारा काफ़ी है या मैं कुछ और प्लीज़ आप ज़रा मज़ीद इसकी रहनुमाई कर दीजिए सलीस उर्दू में। जी, इशारा दोनों तरफ है। जी, एक तो पेरिस क्लब कंट्रीज हैं, जो उन्होंने एक दफा हमारा डेट रीशेड्यूल कर भी दिया चुका है। दूसरी तरफ चाइना। जी, जी, वक्त पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा लेंडर हो चुका है। CPEC प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल बैंक लोन्स वगैरह मिला लें आप, तो इस वक्त पाकिस्तान का चाइना के सामने एक बहुत बड़ा बोरोवर बन चुका है। ठीक है। तो ये हो सकता है कि IMF कहे कि आप कोशिश करें कि बड़े जो आपके लेंडर्स हैं उनसे कोई बातचीत कर लें, ताकि पहले ही कुछ रोल ओवर्स, कुछ इस तरह के इंतजामात हो जाएं। तो ये, और इसकी मोटिवेशन आप समझ रहे हैं थोड़ी जी, बहुत, जी, कि चाइना की तरफ वो इशारा है। जी, जी, बिल्कुल। दूसरी तरफ पहली मर्तबा आप ये देखेंगे कि अभी तक प्रोग्राम्स जो आते रहे हैं उसमें IMF का रुझान
बहुत ज्यादा फेडरल हुकूमत पे रहा है। जी। उनके खर्चे, उनके रेवेन्यूज, उनके कर्जे और उनके अखराजात वगैरह। इस मर्तबा आप ये देखेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ। ओह अच्छा, ये बहुत बड़ी आपने खबर सुनाई, ठीक है। और इसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारी है। 2009-10 के बाद से, जब से 7th NFC अवार्ड आया था, माशाल्लाह अच्छा अवार्ड था और उनको काफी स्पेस मिला खर्चों के लिए। अब इस मर्तबा लग ये रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट पे तो रुझान रहेगा, मगर साथ साथ अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बहुत सी चीजें मांगी जाएंगी। मिसाल के तौर पे अब जो कहा जा रहा है कि ये जैसे यहाँ पे मैं इसके एक साइड ट्रैक है, मैं सिर्फ तबसरा कर रहा हूँ कि यहाँ पंजाब हुकूमत के ज़राए ये बता रहे हैं कि वो किसानों को पैसे इसलिए नहीं दे रहे कि वो उनको लोन लेने की फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को IMF से इजाज़त नहीं है, और इन्होंने 250 अरब जो है जून तक वापस भी करने हैं वफाकी हुकूमत को, ये भी IMF की कंडीशन है। तो एक तरह से वो इंटरेक्ट, तो उनकी शराइत तो ऑलरेडी हैं इन प्लेस। देखिए, इस वक्त तो अप्रैल के 19 तारीख के बाद IMF का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है। इस वक्त कोई IMF का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है। अलबत्ता आईन में हमारे ये क्लॉज जरूर, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर्जा लेना चाहती है वाज़े तौर पर, तो उन्हें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इदारा है, वो अप्रूवल दे सकता है। तो अगर उनके पास डेफिसिट हो रहा है पंजाब की हुकूमत के पास, इसलिए कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो उन्होंने पहले 6 महीने में बेतहाशा खर्चे किए केयरटेकर हुकूमत के वक्त जी, और उससे लोन उनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब हुई है जी। तो अगर उन्हें कर्जा लेना है, देखिए गंदम की प्रोक्योरमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हमारा स्टेपल आइटम है और हमारे किसान का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। तो फॉरेन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल कन्वीन करें और एक अर्जेंट तौर पर शॉर्ट रन पे एक लोन लें और आगे चलकर उसको किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करें। और साथ साथ ये भी कहता चलूं कि इस साल IMF प्रोग्राम जब डिजाइन हुआ था पिछले साल जून में, तो उस वक्त ये तय हुआ था कि हमारे जो 4 प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो मिलके 600 अरब का सरप्लस जनरेट करें। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे और इसलिए जो टारगेट है इस साल का बजट डेफिसिट का, वो हम मीट नहीं कर पाएंगे। और ये भी एक वजह बनेगी कि IMF जो है अगले साल का बजट सख्त से सख्त मांगेगा पाकिस्तान। जिसका मतलब है डॉक्टर साहब फिर अभी यानी आने वाले आप बता रहे हैं कि 2 या 3 साल कठिन होंगे। अच्छा, ये जो कठिन का जो तशरीह जब होती है सख्ती की, तो उसका शिकार आमतौर पे ज़ाहिर है गरीब आदमी होता है, मिडिल क्लास होता है, किसी हद तक अपर मिडिल क्लास भी होती है। बट आपको लगता है कि प्रैक्टिकली जो एक्चुअली प्रिविलेज क्लास है इस मुल्क में, जो भी अमीर जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है, उन पर आप समझते हैं कि मुनसिफाना उनसे टैक्स लेने की कोई उम्मीद हो सकती है किसी प्रोग्राम के नतीजे में? देखिए, पहली दफा IMF जो है पॉजिटिव प्रोग्रेसिव बातें करता रहा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या उनके किसी से मिली हैं, उन्होंने यही बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में सबसे जो खराबी ज़्यादा है वो ये कि आप अपने अमीर तबके से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं ले रहे हैं। और इस पे तो मैंने किताबें लिखी हुई हैं और ये बात वाज़े तौर पर साबित हो चुकी है कि तकरीबन 4,500 अरब के मराद आपने पाकिस्तान के शरीफिया को दिए हुए हैं, अशरफिया को दिए हुए हैं जी। ये बहुत बड़ा, ये तकरीबन 50% है हमारे रेवेन्यूज का। उफ। तो वक्त आ गया है कि अब आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ चलें। आपको तो सुन के शायद ये बात पता होगी, बट मैं कहते चलूं कि हमारे जमींदार, जिसे हम सिंध में वडेरे कहते थे, 1%
किसान पाकिस्तान के 22% जमीन उनके पास है। ओह। और वो टैक्स कितना देते हैं साल भर के एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में? मिल मिला के चारों सूबे खींच खांच के 2 अरब देते हैं। 2 अरब। ओह। 2। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपसे। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे आखिरी एक सवाल करता हूं कि आपके ख्याल में हालात का जबर या बैनुल-अक़वामी दुनिया का दबाव या हालात का जबर आपको हमें मतलब आप देख रहे हैं कि कभी ना कभी हमारी एलीट को फोर्स करेगा कि वो अपना ड्यू शेयर दें? हम सब यही चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया आए अल्लाह के फजल से कि हमारी जो एलीट है वो एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट के लिहाज से कुछ जिसे कहते हैं कि स्टेप्स लें, शेयर करें, अपनी वेल्थ को, मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करें, रेवेन्यूज में इजाफा करें। आपको मैं आखिरी बात ये कह दूं कि श्रीलंका में जब डिफॉल्ट का वक्त आया और उसके बाद जिस अंदाजे से लोगों ने हमले किए, आपको तो पता होगा कि वहां प्राइम मिनिस्टर साहब का बंगला जो था वो जला दिया गया। तो ये हो खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे अजीम मुल्क में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया, आपने आगे बढ़ने का रास्ता बताया। और सबसे बड़ी बात, पंजाब हुकूमत के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इस वक्त IMF का कोई प्रोग्राम पाकिस्तान में ये पाबंदी नहीं लगा रहा कि सूबाई हुकूमत किसी बैनुल-अक़वामी बैंक से यानी कर्ज़ ना ले सके। ये किसानों को जो पेमेंट करनी है उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने हमारी रहनुमाई की और बताया कि ये वो रास्ता है जिसमें पंजाब हुकूमत चल के कर्जा शॉर्ट टर्म पे हासिल करके किसानों को पेमेंट कर सकती है। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यहीं आपसे मुलाकात होती है इनसाइट विद अनीक नाजी में। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत मेहरबानी क्लासरा साहब, आपने ज्वाइन किया। और गंदम के ऊपर जो आपने आज ट्वीट भी किया है कि गंदम के वजह से जो मसाइल हैं, तो मरीम नवाज़ हुकूमत के लिए पहला जो अब मसला दिखाई दे रहा है, यानी इलेक्शंस के बाद की जो एक सेलिब्रेशन थी वो अब मांद पड़ने लगी है और पहला एक स्कैंडल इधर से सामने आया, वहाँ से गंदम का ये क्राइसिस है। तो आपके ख्याल में ये पंजाब हुकूमत इस गंदम के क्राइसिस से कैसे डील कर रही है? बड़ा ये आपने एक अहम आपने टॉपिक लिया। पहले तो आपका शुक्रिया और आपको मुबारक भी हो कि आपने अपना टीवी शो शुरू किया। आई एम सो ग्लैड। आपको मिस किया जा रहा था। आप मतलब यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू यहाँ पे जिन्होंने, मुझे याद पड़ता है कि अगर टीवी पे बड़ा काम किया है, मॉर्निंग शोज किए हैं आपने, टॉक शोज किए हैं आपने, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। एंड आई एम योर फैन। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि मैं सवाल पर आऊँ, मैं आपका मदाह हूं क्लासरा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। सीरियसली आई एम योर हम्बल एक एडमायरर। आज का नहीं, बहुत पहले का हूँ। एक तो पब्लिक टीवी का भी शुक्रिया कि आपको लेकर आए वापस, और आपकी भी मेहरबानी कि आपने दोबारा इसको आगे ज्वाइन किया। एक अच्छी गुफ्तगू और एक अच्छे एक टॉपिक्स हैं वो सुनने को मिलेंगे। जैसे आज का देख लें कि बहुत सारे टीवी चैनल से मैं समझता हूँ कि उनको ये टॉपिक लेना चाहिए था, इशू उठाना चाहिए था, जो हम छोटी मोटी दीगर चीज़ों में पड़ जाते हैं। और आपने जो इसको टेकअप किया, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं खुद, क्योंकि एक उसका अगेन आप कह सकते किसान का बेटा हूँ, हम खुद कल्टीवेट करते हैं, हमें तो पता है कि कितनी मुश्किलात हैं। और सबसे बड़ा जो एक इस इशू बना हुआ है रूरल उसमें एरियाज में 70% आपको पता है हमारी फार्मिंग, हमारी कम्युनिटी या लोग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ अटैच है। और मरीम नवाज साहबा ने जिस तरीके के आके शुरू में एक्टिविटीज़ वो दिखाई हैं, लोगों को लगा है कि वो हर चीज़ पे कंट्रोल अपना दिखाना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, जिसको अप्रिशिएट भी किया। खैर मुखालफों ने उन पर तनकीद भी की, दोनों चीज़ें आती रही हैं। तो मेन इश्यूज से मैं समझता हूँ उन पे मरीम नवाज साहबा जो हैं वो शायद अपनी इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रही, या उनको उनके एडवाइज़र जो हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको बता नहीं रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन इश्यूज़ की, या उनके नज़दीक ये इतने इंपॉर्टेंट अगेन आप कह सकते इश्यूज नहीं है। इलेक्शन हो गए, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनका ये ख्याल तो होगा कि वोट लेने थे, ले लिया। अब हमें अपने वोटर्स की शायद उतनी वो क्या कहते हैं उसको पैम्पर करने के, खुश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी इस मुल्क के लिए बड़ी ख़तरनाक हो रही हैं। नाजिर साहब, अगर मैं ये बताऊं कि मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं, कितनी डेंजरस चीज़ है जो वहाँ पे किसानों के साथ की जा रही है, मुल्क के साथ की जा रही है, कि हमने ये पिछले कुछ 4-5 सालों में 10 से 12 अरब डॉलर्स के हमने ग्रेन
हमने फूड आइटम जो है इंपोर्ट किए, उस मुल्क ने जो एक एक दो दो अरब डॉलर्स के लिए आईएमएफ की कितनी शरायत मानता है, वो चाइना से या उससे जाके सऊदी से यूएई से लोन लेकर आते थे, और उस पर 3-4% जो है हम उस पर उनको वो देते हैं, मार्कअप देते हैं, मुफ्त में तो कोई नहीं देता आपको। ये मुल्क गंदम बाहर से मंगवा रहा है, ये मुल्क आपको चीनी मतलब इस वक्त सरप्लस है लेकिन चीनी बाहर से मंगवाता रहा है, ये एल बाहर से मंगवाता है। मतलब कौन सा ऐसा आइटम है जो पाकिस्तान इस वक्त बाहर से नहीं मंगवा रहा? बाकी छोड़ दें, जो स्पेशली आपकी कॉटन और गंदम थी, ये तो कभी सोचे नहीं था ये चीजें हम कब मतलब हम आके इनको इनको इंपोर्ट करते हैं। स्पेशली कॉटन देखें, वीट देखें कि हमने 2019 में, अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाएं जो इस ये क्राइसिस को समझ आएगा, 2019 में हमारे पास सरप्लस यहाँ पे वीट थी जब खान साहब की उनकी हुकूमत थी। ये क्राइसिस बेसिकली वहां से शुरू हुआ है कि खान साहब जो है उनके एडवाइजर ने कहा कि बड़ी गंदम पड़ी हुई है, लोग आपको पता है ब्यूरोक्रेसी नीचे से इनको चुक देती है, उन्होंने कहा बड़ी गंदम पड़ी है जी, भेज दें, बाहर भेज दें। उन्होंने बगैर कैलकुलेशन किया चीनी भी और गंदम भी बाहर भेज दी। उन्होंने चीनी पे आपको याद होगा 4 जी बिलियन रुपीस उन्होंने उल्टा सब्सिडी दे रही थी डोनर से उनके। अब वो उनको जो ही बाहर भेजी, चीनी की कीमत भी मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई, 52 रुपए से 140 तक गई। अच्छा, गंदम की आटे की शॉर्टेज आपको अगर आपके यहाँ शुरू होगी, फिर अफगानिस्तान को संभालनी शुरू होगी। उसका नतीजा ये निकला कि आपने जो यहाँ से गंदम बाहर भेजी थी ये सोच के सरप्लस से दोबारा महंगे डॉलर्स में हमने वो गंदम वापस मंगवाई है, जी और पिछले हम ये 6 साल मंगवाए जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई एक पॉलिसी नहीं है कि अपने किसान को आपने कैसे खुशहाल करना है। आपने वहां पे यूक्रेन के, रशिया के या उसके कनाडा के अगेन या उसमें कह सकते हैं जी ऑस्ट्रेलिया के किसान को डॉलर्स दे दिए, उनको पैसा दे दिया, फ्रेट दे दिया, जहाजों पे ले आए, लोडिंग कराई, ऑफ लोडिंग कराई, ट्रांसपोर्टेशन, वो डॉलर आपने खर्च कर लिया। आपने कहा अपने किसान को हम जो है ना पैसा नहीं देंगे, हम इनको इनकी फसल की जो इनकी बनती है कीमत नहीं देंगे। उसका नतीजा ये निकला है 10 से 12 अरब डॉलर्स की आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आप गंदम। और अभी जो जुल्म हुआ है इसमें, अगर अनीक भाई अब भी देखें कि आपकी गंदम की आपकी फसल आने वाली थी, अभी ये आपको मार्च अप्रैल आपको पता है पंजाब में विसाखी वह शुरू होता है, तो जनवरी में यहाँ पे आपने गंदम मंगवा ली है। ये पाकिस्तान की हुकूमतों के पॉलिसी मेकर्स के फैसले देखें, निगरान हुकूमतों के, तो मतलब इनको पकड़ना चाहिए था कि अपने मुल्क की फसल आने वाली है। इन्होंने बैठ के पिछले इन निगरान हुकूमतों के दौर में अभी गंदम जनवरी में ये पाकिस्तान पहुंच के लाखों टन मंगवा लिया, जब आपकी 2 महीने बाद लोकल फसल आ रही है। यार ये इस मुल्क को कैसे चला रहे हैं? कोई इंसान बैठे हुए हैं, कोई पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं, कोई कैलकुलेशन करता है, कोई सोच समझ लेता है। उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने अपनी लोकल फसल से पहले यहाँ जनवरी में गंदम लैंड कर गए, जहाज ला गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है, और उसके बाद अब आपकी गंदम किसान लिए फिर रहा है, उसके खरीदने वाला कोई नहीं है। ना आपको पास्को कहीं नजर आती है, ना पंजाब का फूड डिपार्टमेंट नजर आता है, ना मरियम साहब नजर आती है, ना शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। और लोगों का, जैसे आज मैंने ट्वीट में कहा है कि लोगों का एक उनका तस्वर है कि नवाज लीग जब भी पावर में आती है तो ये किसानों के लिए कोई के पास पॉलिसी नहीं है, ताजरों की जमात है, ताजरों का सोचती है। और आपकी दफा आपको पता है ताजरों ने भी वोट इनको नहीं डाले, ये डली में किसान आपका फिर रहा है, रो रहा है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है सर। अच्छा, एक जवाब जो इनसे मिलता है, ये एक स्टडी है, वो ये है कि कोरोना की वजह से चूंकि सप्लाईज कम थी गंदम की, गंदम पिछले साल या उससे पिछले साल ज़्यादा बहुत कीमत पे बिकी, तो बहुत से किसानों ने इसी वजह से ज़्यादातर रकबे पर गंदम चूँकि ज़्यादा हो गई है ज़रूरत से, आपने दुरुस्त कहा जनवरी में इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, कर ली। और अब मार्केट में जो हुकूमत को दस्तयाब है जो गंदम, वो 2600-2800 के भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फिर भी पैसे दे रहे हैं। यानी अब भी वो ये कह रहे हैं कि हम अब्लाइज ही कर रहे हैं। तो कोई आप इत्तेफाक करते हैं ये आपके ख्याल में यह बहाना है? सर बात यह है कि ये दुनिया में अनीक भाई आप और मैं छत के बगैर रह सकते हैं, अगर ज्यादा कपड़े ना हो तो मतलब थोड़े कपड़ों के साथ गुजारा कर लेता है, लिविंग स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज भी हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी कंप्रोमाइज, हर चीज पे कंप्रोमाइज आप कर सकते हैं। आप अपनी फूड पे कंप्रोमाइज कभी भी नहीं कर सकते कि आपको दिन में चले एक दिन भूखे रह रहेंगे, 2 दिन रह लेंगे। जी पाकिस्तान में अब तक ये अगेन वो कहते हैं इनकलाब आया और आने वाला है और नहीं आया, उसकी मेन रीजन ये है कि 70% आपकी पॉपुलेशन अपना खाना पीना खुद अरेंज करती है। वो गंदम उगाती है, काटन उगाती है, सब्जियां उगाती है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है। आपके मुल्क पर खुदा ना खास्ता कभी कोई रेड्स हुए और कभी कोई मसले हुए, आटे पे आप देखे भी रहते हैं, अक्सर कभी कभार हो भी जाते हैं। अगर रेवोल्यूशन नहीं आ रहे यहाँ पे खून कर, अल्लाह करे कभी ना, उसकी वजह आपका जरी सेक्टर है, आपकी गंदम है। लोगों को खाने के लिए 2 टाइम अगर रोटी मिल रही है ना, बाकी इश्यूज को हैंडल कर लेते हैं। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको तो मैं कहता हूँ लेके स्टॉक करके पड़े है। आपको अगर इस पे मतलब है, आपको किसानों को आपने आके डिस्करेज नहीं करना। अगले साल मतलब अब आप देखना इस साल नहीं ले रहे, फेयर एनफ, लेकिन किसान बेचारा भूखे रहेगा।
अगले साल आप क्या करेंगे? अगर वो कम रकबे पे करेगा, फिर आप जाएंगे कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन से, रशिया से, उनको अरबों डॉलर देंगे, या अपने अपने किसानों को आप रुपीज में पैसे देने को तैयार नहीं है। आप वैसे रोजाना बैंकों से कर्जे ले रहे हैं और 25% पे ले रहे हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ यहाँ रुपीज जो है आप लोगों ने कर्जे लिए हुए हैं, अगेन अपनी सैलरीज देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए, पीएसडीपी बनाने के लिए, दीगर इशूज करने के लिए, वो जरूरी होंगे मान लेता हूँ। तो भाई जिस बंदे को रोटी तो हर बंदे को रोजाना चाहिए, गंदम तो चाहिए, मतलब है आपको गंदम पे तो सोचे नहीं जा सकता कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर हुकूमतें करेंगी, आप अगले साल खुदा ना खास्ता आप देखेंगे कि आपका ये वीट का रकबा आपका काम होगा सर, आपकी प्रोडक्शन कम होगी, शॉर्टेजेस होंगे। ये जो आज हमारे शहर में कहा जाए रोटी की इन्होंने कीमत कम करने की बड़ी अच्छी कोशिश की थी मरियम साहबा ने, तो लेकिन आप अगले साल देखेंगे कि शॉर्टेजेस बढ़ेंगी, क्योंकि किसान बेचारे के पास कोई स्टडी नहीं है। वो जी उसको पता है कि जिस चीज में उसको पैसा मिल रहा होता है, ये कैश क्रॉप है, उसके लिए उठाता है, वो जाता है, उसने शादियां करनी है, उसने बच्चों की, जी, उसने तालीम के पैसे देने को, घर वो उसका बनाना है, पूरे ये सारा मतलब जी सीजन होता है वो। जी जी आप क्लासा तो साहब, वक्त सारा हुआ है जी एक ये कमर्शियल सारा ब्रेक का। इंतजार करता है। जी वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का। आप उसके बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। देख साइड विद अनीक नाजी। जी वेलकम बैक। जी क्लासा साहब, आपसे रहनुमाई हमने हासिल की गंदम के इशू पे। अब ज़रा मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी गर्मा गर्म आपसे ख़बरें हासिल करें सियासत की। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में आप तशरीफ़ फरमा हैं और ख़बरें आपके पास चल के आती हैं। आप देखिए, ये जो अभी हमने वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात में कुछ कमी की है और कुछ अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार मुतल्लिक़ा वजारतों को दे दिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेहतर है कि सेंट्रलाइज उसको, इससे फंक्शनिंग में बेहतरी आएगी, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। आप समझते हैं ऐसा होगा? ये वैसे मतलब कहने की हद तक तो ठीक होगा। अगर आपको याद होगा, आप भी खुद माशाल्लाह आपके वाले साहब बहुत बड़े साफ़ी थे, मैं बड़ा उनका टहल रहा हूँ, उनको पढ़ा भी है, उनसे सीखा भी है, उनके नीचे काम भी किया है बहुत सारा। आप खुद भी एक जर्नलिस्ट ब्लड है आप में, आपको बहुत सारी तारीख का पता है। ये काम माजी में भी इस तरह की हुकूमतों ने वक्ती तौर पर आके करने की कोशिश की थी। मुझे याद पड़ता है यूसुफ गिलानी साहब के दौर में उन्होंने कहा था ना कि हम यहाँ पे एक बिल्कुल एक डिसेंट्रलाइज किस्म का बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन जो है सारे अपॉइंटमेंट्स करेगा, वजीर आजम का कोई उससे ताल्लुक नहीं होगा, वो बैठ के मेरिट पे करेगा। नवाज शरीफ साहब ने भी एक तरफ कमीशन बनाया था, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो कह लें या रिक्रूटमेंट ब्यूरो कह लें, या बड़ी टॉप जिन पोजीशंस जिसपे आईपी स्केल देने थे, बड़ी बिग पोजीशंस पे इन्होंने अब्दुल रऊफ चौधरी साहब थे, इंतई ऑनरेबल एंड वेरी काबिल ये ब्यूरोक्रेट थे, सेक्रेटरी कैबिनेट भी रहे, बड़े अच्छे बंदे थे, उनको उन्होंने उनका चेयरमैन लगाया था कि ये कि इनकी बैठ के सिलेक्शन करेंगे। एंड और इसमें कोई शक नहीं कि रऊफ चौधरी साहब का उनका चॉइस बड़ा बेहतरीन था। नवाज शरीफ साहब को जो भी जानते हैं, चौधरी साहब को मैंने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग कर, तो मुझे पता है कितने अच्छे बंदे हैं, नेक भी हैं, ईमानदार भी थे, एंड अगेन ए गुड मैन। आप कभी उनसे पूछ लेंगे जनाब आपको जब कमीशन का ये सरबराह बनाया गया तो कितने अरसा आप चल सके थे और कितने अरसे बाद आप छोड़ के चल गए थे या कमीशन खत्म कर दिया गया था। तो सर ये इस तरह की चीजें जो है, खान साहब आए थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वो तो आपको पता है खान साहब भी हैं, खान साहब वो तो कहते थे मेरिट में ऐसा मेरिट देंगे कि पाकिस्तान ने आज तक देखा नहीं होगा। और फिर हमने मेरिट देखा, पंजाब में 6 चीफ सेक्रेटरी बदल के, 7 उन्होंने अगेन आईजी बदल दिए थे, 400-500 दफा वहाँ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के ट्रांसफर हो गए थे, वहां तो समय ही चलता था ये पंजाब में आपको। जी सो बिल्कुल। पाकिस्तान रूलिंग लीड अफोर्ड ही नहीं कर सकती नाजी भाई कि ये मेरिट पे जाएं, ये डिसेंट्रलाइज करें, ये किसी को पावर्स दें। ये सोसाइटी इसी पे चलती है सर, वजीरों पे। अच्छा वजीरों को क्या पावर देंगे, कौन सी अपॉइंटमेंट करने, मतलब आई एम जस्ट बन रहे हैं कि वो उनको क्या पावर दी जाए। ग्रेड 17 से ऊपर वो नहीं कर सकते, सीएसएस वगैरह हैं ये करते हैं, ग्रेड 16 तक भी मेरा ख्याल है वही है, 15-14 सारी तो आपकी, अगर आप उसका रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जाएं तो तमाम जितनी सरकारी मुलाजमतें हैं वो तो सारी की सारी आपकी पीसीएस के जरिए या आपकी फेडरल कमीशन के जरिए होती है, बच जाती है दर्जा 4 उनकी। अच्छा एक और चीज है, या तो कंट्रैक्ट की आप उनको पावर दे रहे हैं कि वजीर साहब हैं, अपनी मर्जी के बंदे रख लें, कंट्रैक्ट पे रख लें, फलां ये प्रोजेक्ट में चाहिए, फलां मिनिस्ट्री में चाहिए, कोई सोशल हमें मीडिया का बंदा चाहिए, हमें अगेन सोशलिस्ट सारी के सोशल इश्यूज रिलेटेड चाहिए, डेवलपमेंट का कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो हमें ये फलां कंट्रैक्ट पे चाहिए। चलो ये बात समझ में आती है, तो मैक्सिमम तो कंट्रैक्ट पे कर सकते हैं ना, साल का 6 महीने का, इन चीजों का। आपके ख्याल में ये नून लीग के अंदर जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त पंजाब और वफाक में, इनके अंदर कोई तजादात, कोई मुख्तलिफ आवाज़ें जो सामने आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर एक चीज तो पता है कि यहाँ 2-3 ग्रुप्स तो हमेशा एग्जिस्ट करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के एक अपना पे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का अपना है, मरियम साहिबा भी हैं, साहब वाले साहब के साथ ज्यादा
उन्हीं का कैंप होगा। फिर इसाक डार से, मतलब आप इसको इस तरह देख लेते हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं, कैंप्स हैं। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई होना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं होती, डेमोक्रेटिक कल्चर है, कोई ठीक है। प्राइमरी स्कूल की क्लास तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है साहब को डंडा दिखाओ, साहब को डरा धमका। मैं इस तरह बिलीव भी नहीं करता कि हर पार्टी के अंदर आवाजें होती हैं, सेहतमंद आवाजें होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए हर पार्टी में, सिर्फ नवाज लीग में नहीं। लेकिन नवाज लीग क्योंकि यहाँ पे 3-4 बड़े लोग हैं, 2-4 वजीर आजम भी बन चुके हैं, अब उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, साद रफीक साहब थे, इससे पहले आप देखें जवेद हाशमी साहब थे, फिर चौधरी निसार अली खान साहब, मेहताब अब्बासी साहब, उसके बाद अभी हमने देखा मिफ्ता साहब थे, जुबैर साहब थे। सो इनके यहाँ डिजल्जन लोगों ने ज्यादा डिजल्ट किया है, रिवोल्ट किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं इससे पहले कि आपके सवाल पर आऊँ, पीपल्स पार्टी में हमें नजर नहीं आता। अब या तो जरदारी साहब की दहशत बड़ी है, कंट्रोल बड़ा है, कि वहां आपको गड़बड़ या भगदड़ ये नजर नहीं आती पीपल्स पार्टी में। वहां पे गिलानी साहब भी चुप रहेंगे, वहां राजा प्रोफेसर साहब वहाँ एतजाज एहसन मेरा ख्याल एक मिसाल है, जो आते जाते रहते हैं पीपल्स पार्टी में। काम के लिए जरदारी साहब के नजदीक वो अब एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन चुके हैं, अगर उनका फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, तो एतजाज साहब को कुछ नहीं कहते कि एतजाज साहब अब उम्र के उस हिस्से में चले गए जहां पे उनको माफी हो मतलब जाती है, हर चीज का बुरा नहीं बना। जरदारी साहब। अच्छा क्लासरा साहब, ये उनको- जो क्लासरा साहब इरफान सिद्दीकी साहब का बार बार यकीन दिलाना कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, वो 2/3 अक्सरियत हो जाती तो भी वजीर आजम ना बनते, यानी किसको यकीन दिलाया जा रहा है? यानी जो तासुर उससे उभरता है वो तो यह है कि या तो झूठ बोला गया या सच को छुपाया गया। दोनों ही काम पॉजिटिव तो नहीं है जो लेकर वोटर के पास फिर मतलब जिस तरह से गए। सो ये किसको कहा जा रहा है? ना सिद्दीकी साहब जो खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले बयाना बनाया गया कि साड़ी गल होगी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वही वजीर आजम होंगे, उन्होंने कहा था मुझे 2/3 दें, वो तो खुद विलिंगनेस थी। उसके बाद अखबारों में इश्तिहारात भी ये लग गए जी वजीर आजम ये हो गए जी नवाज शरीफ साहब होंगे। अब अगर किसी वजह से नहीं बन सके, पॉलिटिक्स में होता रहता है कि आपको रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं है, या आपने कोई दरमियान में आपने सोचा कि नहीं यार कि आप उसको चेंज कर देते हैं प्लेयर्स को, तो ठीक है। ये कौन सा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि आप उसमें बनने आए थे नहीं बन सके, अब आप ये उसकी वजाहतें दें, नहीं भी वो तो बनने नहीं चाहते थे। इसमें कौन सी ह्यूमिलिएशन है, मुझे नहीं समझ आती कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं बन सके फिर कौन सी क़यामत आ गई, उन्होंने भाई को बनवा लिया, अपनी बेटी को वजीर आला बनवा लिया। आपको इतनी वजाहतें देने की, आपको इतना आगे जाके अपने आप को एम्बेरस कराने की क्या जरूरत है? इस पर चुप रहना चाहिए। तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि ये पेंडोरा बॉक्स उनको खोलना चाहिए था। अब आगे चलना चाहिए, 2-3 महीने हो गए, हुकूमत को आगे चलने दें। अगर इसी कोई बहस रहेगी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे, नहीं बने, उनको किसने नहीं बनने दिया, क्या वजूहात थी, तो ये पार्टी अपना नुकसान करेगी, इनकी हुकूमत स्टकअप रहेगी। इतने बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे फोकस रखा हुआ है सारा। मेरा नहीं ख्याल कि दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी। क्लासरा साहब, हुकूमत ने फिर आज ऑफर की है कि पीटीआई से हाथ मिलाने को वो तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। ये दरअसल यानी बानी पीटीआई हैं जो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आपके ख्याल में ये अच्छी पेशकश है, इसका कोई फायदा होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा ख्याल है आपने ठीक कहा कि बानी पीटीआई जो है वो तैयार नहीं है। अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब, मुझे याद है कौमी असम्बली में मैं मौजूद था उस दिन, जिस दिन इमरान खान वजीर आजम बनने थे, और उसके बाद उन्होंने एक दिन बाद शहबाज शरीफ साहब ने एज एन अपोजिशन लीडर उन्होंने तकरीर की थी। उस वक्त भी उन्होंने ऑफर दी कि मिसाल के ये हमें उस पर करना चाहिए, पे करना चाहिए, हम आपके साथ जी हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा था चोर डाकू मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने कोशिश की थी, तो खान साहब ने इसको ये ट्रांसलेट किया था कि नहीं जनाब ये चोर डाकू हैं, ये चाहते हैं कि हम इनके जो एक्स ऑमिशन कमीशन है वो छोड़ दें। सो वो बात रहेगी। तो अभी भी ये मेरा ख्याल पहली दफ़ा नहीं है, ये कई दफ़ा ये कह चुके हैं, इस पे नवाज लीग जो है ये कह चुके हैं कि खान साहब जो हैं हमसे बात करें। और मेरा ख्याल है एक अगर वो मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर सकते हैं, खान साहब जो सबसे बड़े बिटर एनिमी थे, वो तालिबान से बात कर सकते हैं, तालिबान के दफ्तर खुलाने को भी तैयार हो जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को मारा है। और हमारी फौज के सिपाही जो हैं सारे शहीद हुए, 70-80 हज़ार बंदा मारा गया इस मुल्क में, और तालिबान ने हमेशा उसका क्रेडिट लिया है। एक दफ़ा वो पॉलिटिशियन के साथ बात करके देखें, उनको बड़ा मेरा ख्याल फ़ायदा होगा, उनको सियासी फ़ायदा भी होगा, ज़ाती फ़ायदा भी होगा, और पार्लियामेंट भी सुप्रीम होगी। और जिस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के बेहतर लड़ सकते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि खान साहब को इस ऑफर पर करना चाहिए। वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो इधर उधर वाले लोग हैं, खुद खान साहब भी तो नीचे आने को तैयार ही नहीं है। अब इस पे मेरा नहीं ख्याल है खान साहब की सही स्ट्रेटेजी है, उनको बात करनी चाहिए, पॉलिटिशियन से भी करनी चाहिए और पार्लियामेंट से भी बात करनी चाहिए, और दोबारा अपने आप को धड़े में लगाना चाहिए। डॉक्टर हफीज पाशा साहब से आज गुफ्तगू रही क्लासरा साहब, और उन्होंने कहा कि आने वाला जो बजट है वो एक सख्त तरीन बजट होगा,
और अभी कोई रिलीफ जो है उसका दूर दूर तक इम्कान नहीं मिल रहा। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि एक तरफ महंगाई है, बेचैनी है, हुकूमत रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, ऊपर से ये तलखी है, वो इस्तेहकाम जो इलेक्शन के बाद आना चाहिए था वैसा नहीं आया, बाई इलेक्शंस के बाद भी अभी वैसा नज़र नहीं आ रहा। तो एक तरफ ये बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ सियासत की ये तलखी, बानी पीटीआई का बात करने से इनकार, हुकूमत का बार बार यानी दावतें देना। लेकिन ये सारा जो आप कहिए, अगर ये मसला हल डेडलॉक नहीं होता, एक डेडलॉक ही रहता है, तो फिर यानी क्या इस तरह हम घसीटते चले जाएंगे, निज़ाम घसीटेगा अपने आप को? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं कि मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवाल है। इस डेडलॉक को दो लोग ब्रेक कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे से, मतलब खान साहब तो चाहते हैं लेकिन हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती इमरान खान साहब से, और जो वहाँ से मैसेजेस आते हैं वो यही हैं कि जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बैठी है वो शायद इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा डेडलॉक तो मुझे नहीं लगता ये टूटेगा। और खान साहब के भी स्टेटमेंट आपने सुन लिए होंगे कि उन्होंने सख्त बयान दिए हैं पिछले दिनों में उन्होंने आर्मी चीफ पे, तो उसके बाद तो क्लियर है कि डेडलॉक जो है वो टूटने का नहीं है। लिहाजा जो आपने बात की थी, ये उससे पहले कह रहे थे कि इस पूरे सिस्टम को घसीट के आप चलाते रहेंगे, तो मेरा ख्याल घसीट के चलता रहेगा। और जो दो अच्छी चीजें इनको नजर आ रही हैं जिसकी वजह से शायद खान साहब की इनको जरूरत नहीं रहेगी। क्लासेस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से फुर्सत निकाली हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गो के स्काइप पर रब्ता रहा, लाइन डिस्टर्ब होती रही, फिर भी आपने हमें वक्त दिया, रहनुमाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू थी। अनफॉर्चुनेटली लाहौर में आज बड़ी शदीद बारिश हुई जिसकी वजह से मवासलाती राब्तों को बहुत नुकसान पहुंचा। मेहमान जो स्टूडियो जिन्होंने आना था वो नहीं आ सके, और स्काइप पर हमने जो गुफ्तगू की उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। बहरहाल ये ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम्स जो हैं ये काम के साथ चलती रहती हैं। कल मुलाकात होगी आपसे शब 10 बजे पब्लिक न्यूज़ पर, इनसाइड विद अनीक नाजी के साथ।